तो दोस्तों सावधान हो जाओ, क्योंकि विनाश का असली रंग अब दिखने वाला है। वह देवता जिनका वापस आना कभी हमने कहानियों में ही सुना था, अब वापस आ चुके हैं और उनका शिकार इस बार हम इंसान हैं। केवल वही जिंदा बचेंगे जो उनकी प्रभुता के आगे झुक जाएंगे और उनकी शक्ति को मान लेंगे। इसीलिए तैयार हो जाओ, तबाही हर कोने में होगी। अनंत ब्रह्मांड के किसी कोने में अंधेरे में खो चुकी एक दुनिया जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहाँ पर कोई बोल रहा था, एक समय पर मैं अपनी फैमिली के साथ इस शांति से भरी दुनिया में रहता था। हाँ, पर मेरे पास अब उसकी कोई यादें नहीं है, क्योंकि युद्ध ने सब कुछ खत्म कर दिया पलक झपकने से पहले ही। और अब मानव सभ्यता का केवल निशान ही बचे हुए हैं और यही मेरी सबसे पुरानी यादें हैं। राख से ढकी हुई सड़कें और धुएं की दुर्गंध, खाली चेहरे। लेकिन फिर भी यह सहने लायक था, क्योंकि मेरे पास मुस्कुराते हुए चेहरे थे कंधा देने के लिए, जब तक कि वह यहाँ पर नहीं आया। इंसानों की निराशा से उभर कर उन्हें देवता कहा गया। हम देखते हैं जब वे गॉड्स दुनिया में आते हैं तो वे इंसानों से कहते हैं, हमारी पूजा करो, हम तुम्हारे मास्टर हैं, तुम्हारे लिए हम एक नई दुनिया को बनाएंगे और जो लोग उद्धार की लालसा रखेंगे हम उन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। बदले में एक दूसरे की आत्माओं को मेरे पास लेकर आओ। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं इन सारी चीजों को याद करता हुआ एमसी कहीं पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास कोई आकर बोलता है, हम पहुंच गए हैं, चलो उतर जाओ और मेरे पीछे आओ। एमसी जो सुन उसके पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है, उन गॉडों ने उस सिविलाइजेशन को कुछ ही दिनों में रिस्टोर कर दिया जिस सिविलाइजेशन को इंसानों को करोड़ों साल लग गए थे बिल्ड करने में। ऐसे ही वह सोचते सोचते सैनिटरी ऑफ द गोल्डन गॉड बारिक के जगह पर पहुंच जाता है, जहां उन लोगों का वेलकम करते हुए एक अजीब सा इंसान कहता है, नए भक्तों तुम्हारा स्वागत है बारिक की जगह पर। वही एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, यह एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई सपना देखता है आने के लिए। जबकि उसके सामने खड़ा पर्सन उन लोगों से पूछता है, क्या तुम योग्य हो? तो एमसी के साथ वाला पर्सन बोलता है, हाँ बिल्कुल हम योग्य हैं, ये रही ऑफरिंग सैक्रिफाइस, मैं उसे बहुत ही ज्यादा दूर से लाया हूँ। जो सुन वह बंदा उन दोनों को अपने साथ कहीं पर ले जाता है, जबकि इधर एमसी अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा गोल सैंक्टोरी नहीं है बल्कि मैं गॉड से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी साफ साफ याद है उसने मेरे मदर फादर और ब्रदर के लाशों पर खड़ा होकर कहा था, दया और प्रेम, उद्धार और आशीर्वाद, न्याय और भलाई। मैं उन हरामियों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं उन सभी से एक एक करके मिलने के बाद हर एक गॉड को नर्क में भेजूंगा बारी बारी से। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यह बंदा एमसी को उस जगह पर छोड़ने के बाद वापस आ चुका था और बिना किसी टेंशन के एक बार में जाता है जहाँ पर के वह शराब के लिए ऑर्डर देता है। तो बारटेंडर कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर तुम नए लगते हो, मैंने तुम्हें इससे पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। तो वह बंदा बताता है, हाँ सही कहा, मैं नया हूँ। वैसे यह गोल्डन गॉड का सैंक्टोरी कितना सुंदर है ना, यहाँ पर हर कुछ गोल्ड से ही बना हुआ है। जिस पर कि वह बारटेंडर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये लो नए लोगों के लिए वेलकम ड्रिंक। हम देखते हैं वह शराब भी गोल्ड का होता है, जिसको कि देखता हुआ वह बंदा बोलता है, ऐसा लगता है कि बारिक का पावर गोल्ड को क्रिएट करना है। तो वह बारटेंडर बताता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आने वाले हर एक नए लोगों को ऐसा ही गलतफहमी होती है। जिस पर कि वह बंदा बोलता है, क्या सच में? तो बारटेंडर बताता है, उसकी पावर ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह की मानो जो चीज सोना नहीं है उसे भी सोने में बदल देना, चाहे फिर वह पानी हो, पत्थर हो या कुछ भी, वह सब कुछ को सोने में बदल सकता है। इसीलिए चिंता मत करो, अगर सैक्रिफाइस सेटिस्फैक्टरी रही तो तुम्हें इसके बदले काफी सारे गोल्ड मिलेंगे, पर अगर वह सैक्रिफाइस उतना सेटिस्फाइड नहीं रहा तो फिर भी तुम्हें काफी कुछ मिल जाएंगे। जिस पर कि वह बंदा पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो बारटेंडर उसे बताता है, इसका कारण उसका अजीब शौक है आर्ट वर्क को कलेक्ट करना। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम गोल्डन गॉड को देखते हैं जो कि अपने आर्ट वर्क को दिखाते हुए बोल रहा होता है, आर्ट वर्क नंबर 216, एक बूढ़ा आदमी गुस्से में नाचता हुआ। आर्ट वर्क नंबर 1087, एक छोटा बच्चा दुख में गाना गाता हुआ। बताओ ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सभी मेरे कलेक्शन है, क्या तुम्हें पसंद आया? हम देखते हैं उसके सामने एमसी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और गोल्डन गॉड की बातों को सुन रहा था, पर जब वह उसके पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है तो गोल्डन गॉड उससे कहता है, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? पर फिर भी जब एमसी कोई भी जवाब नहीं देता है तो गोल्डन गॉड अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है यह तुम्हें पसंद नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी यह इतना पसंद नहीं था। मैं बच्चों और
बूढ़ों को ट्राई करते करते थक चुका था, क्योंकि बिलीवर्स हमेशा इस तरह के आसान सेक्रीफाइस को ही मेरे पास लेकर आते थे। तुम जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को देखे मुझे काफी समय हो चुका है। जरा तुम वहाँ पर देखो, वह खाली सी जगह अब से यही तुम्हारी जगह होगी। मैं यहाँ पर केवल जवान आदमियों को ही रखता हूँ। पर रुको, मुझे वहाँ पर 2 जगहों को खाली रखना चाहिए था। पर खैर, क्या तुम्हें उस डिस्प्ले केस में कुछ अजीब नहीं लग रहा है? वे सब के सब घायल हैं, क्योंकि जब मनुष्य एक दूसरे का शिकार करते हैं तो उनका घायल होना यह तो स्वाभाविक बात है। कोई भी मनुष्य खुद की मर्जी से तो सेक्रीफाइस नहीं बनेगा, और न ही मैंने कभी भी अभी तक ऐसे सेक्रीफाइस को देखा है। वहीं तुम पर तो एक खरोच भी नहीं है। क्या तुम उसके साथ मिले हुए हो जिसने कि तुम्हें बलिदान के रूप में मुझे चढ़ाया है? उसके इतना बोलते ही हम इस बंदे को देखते हैं जो कि एमसी को सीक्रेटली ईयरपीस के द्वारा बता रहा होता है। डेल, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? उसकी शक्ति मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन की है। मुझे लगता है यह बेरिथ या फिर कोरेसल की तरह काम नहीं करेगा। उस वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन को सुन। वह गॉड एमसी के कानों से उस डिवाइस को बाहर निकालते हुए उसे बताता है, हाल ही में मैंने सुना तो था नास्तिकों ने सेनेक्टरी के बाहर उत्पात मचाया था, पर ईश्वर के सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होना, सच में तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। बस कुछ मिनियंस को टेक डाउन करके हम देख पाते हैं। वह इसी तरह बात करते करते डेल के साथ वाले बंदे के पास भी अपने लोगों को भेज दिया होता है उसे पकड़ने के लिए, जिसको कि देखता हुआ वह बंदा बोलता है, ऐसा लगता है कि हम लोग पकड़े गए हैं। जबकि इधर हम एमसी को देखते हैं जिसके सीने पर गोल्डन गॉड अपनी उंगली से कुछ करते हुए उससे कहता है, चलो आगे बढ़ो और कोशिश करो। मैं यह जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिरकार ईश्वर के सामने एक साधारण मनुष्य वो क्या कर सकता है। तो जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा पूरा शरीर 5 मिनट के अंदर गोल्ड में बदल जाएगा। डेल, जो कि सुन हंसना शुरू कर दिया होता है और उससे कहता है, ओह, तो क्या तुम आत्माओं को गोल्ड में फंसाकर उन्हें धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हो? जिस पर कि वह गॉड बोलता है, बिल्कुल सही, तुमने सही बोला। तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो? डेल, जिस पर कि कहता है, मैं क्या करूँगा यह तो बाद में पता चलेगा, पहले तुम ये जान लो मेरे पास आत्मा ही नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम चेक कर सकते हो। गॉड, जो कि सुन काफी ज्यादा हैरान होता है, आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? इतना बोलते हुए वो जब उसे चेक करने के लिए अपनी उंगली को उसके सर पर रखता है तो उसके हाथों में डेल के सर से निकलकर कुछ ब्लैक सा चिपक जाता है, जिसको कि देखता हुआ वह बोलता है, भैंस की टांग, तुम्हारी आत्मा कहाँ पर गई और ये क्या है? डेल बताता है, क्यों तुम्हें घबराहट महसूस हो रही है? गॉड, जो कि सुन काफी ज्यादा हैरान होता है, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, तुम्हें कलेक्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। और एक बात, गॉड्स को केवल जो मार सकता है वह निंदा है, इसके अलावा और कोई भी गॉड को नहीं मार सकता। लेकिन तुम्हारी मूर्खता को देखते हुए तुम जरूर किसी दूसरे गॉड के सर्वेंट होंगे। इतना बोलते हुए वह हाई प्रीस्ट को बुलाता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, पता करो यह हरामी किस गॉड को सर्व करता है और उस इंसान को भी यहाँ पर लेकर आओ जिसने कि यहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए इसे लाया था। ये सब बोलता हुआ वह यह भी ध्यान नहीं देता है कि हमसे उसके पीछे दोबारा उठ रहा होता है। वहीं हाई प्रीस्ट उसे जब तक चेतावनी देता तब तक बहुत देर हो चुका था। एमसी पूरी तरह से हील हो चुका था। बाद में उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो गॉड को नहीं मार सकता? तो ठीक है, चलो मुझे इसे ट्राई करने दो। इतना बोलते हुए वह डीमन दवाका का पावर को यूज करता है और एक ही झटके के साथ उस गॉड के आधे शरीर को वह तबाह कर चुका था, जिसके चलते वह गॉड बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से चीख को बाहर निकालता है। वहीं उसके सर्वेंट तुरंत ही एमसी पर एक साथ अटैक करते हुए कहते हैं, जल्दी से मार डालो। डेल, जिसको कि देखता हुआ अपने दूसरे डीमन ब्रेज का पावर का यूज करता है और उन सभी बंदों को भी देखते ही देखते एक ही बार में खत्म कर देता है। पर दो डीमन के एक साथ पावर को यूज करने के कारण डेल की हालत वह बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। साथ ही वह सोच रहा होता है, डीमनों की पावर हमेशा एक कीमत के साथ आती है, यह दर्द मुझे किसी भी हालत में इसे सहना ही होगा। दूसरी तरफ गोल्डन गॉड को देखते हैं, वो खुद को दोबारा रिकवर करते हुए बोल रहा था, आखिर एक साधारण मनुष्य होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक देवता को अपमान करने के? ये सब बोलता हुआ वह पूरी तरह से बजर्ग मोड में चला गया होता है, जिसको कि देखता हुआ डेल वो हंसते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद थी यह मिड लेवल के डीमनों के साथ खत्म नहीं होगा, तो अब एक एक करके मेरे पास नर के सम्राटों की शक्तियों को लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली नर्क वो कैसा होता है। वहीं इधर उसके साथ वाले बंदे को देखते हैं, वो खुद को पकड़ने के लिए आए हुए बंदों को खत्म करने के बाद बोलता है, मुझे चिंता हो रही है आखिर डेल वो कैसा कर रहा होगा। इसी के साथ हम पास्ट के कुछ सीन देखते हैं जहाँ डेल जब पावरफुल नहीं था और पूरी तरह से होपलेस हो गया था, आगे वो क्या करेगा ये भी उसे पता नहीं था। तभी
उसके पास यह बंदा आकर उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने किसी प्रीशियस को खो दिया है, जो कि आज की दुनिया में कोई भी दुर्लभ बात नहीं है। यह सब मामूली बन चुके हैं सैनिटरी में जाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता जहाँ मनुष्य देवताओं का शिकार बन रहे हैं वह दुनिया कभी बदल सकती है? जो सुनता हुआ जब डायल कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वह इसके बारे में पूछते हुए कहता है, बदलाव, मैं तो बस यही चाहूंगा कि यह दुनिया फिर से ढह जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता इसे बदलना चाहिए और विनाश में पूरी तरह से समा जाए? जिस पर कि उसके सामने बैठा बंदा हंसना शुरू कर देता है। बाद में कहता है, तुमने सही कहा, इस दुनिया को बदला नहीं जा सकता, इसे बस पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और दोबारा से शुरुआत से शुरू करना चाहिए। और हाँ, मुझे माफ करना, मैंने अपनी परिचय देने में थोड़ा देरी कर दी। मेरा नाम वाल्टर है, मैं ईस्ट से अनबिलीवर्स के ग्रुप को लीड करता हूँ। हमने हाल ही में एक ऐसे आर्टिफैक्ट को ढूंढा है जिससे कि गॉड्स को भी मारा जा सकता है, जिसने कि मुझे यहाँ तक ले आई है जहाँ मैं तुमसे मिला। तो बच्चे, तुम्हें वॉइड ने चुना है, इसीलिए इसे स्वीकार करो और एक ऐसे वेपन में बदल जाओ जो कि गॉड को भी मार सकता है, डीमनों के पावर को यूज करके। इसी के साथ दोबारा सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ गोल्डन गॉड डेल पर अटैक करते हुए बोल रहा था, क्या तुम शैतानों की शक्तियों का इस्तेमाल करते हो? अगर तुम शैतानों की शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो क्या हुआ? देवताओं के सामने तुम हो तो अभी भी एक साधारण से मनुष्य ही। इतना बोलते बोलते वो अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है। बाद में डायल से कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसके सामने खड़े हो। मैं ओमनीपोटेंट और एब्सोल्यूट गोल्डन गॉड हूँ। जो सुन डायल वो हंसते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है, लगता है अंततः तुम कुछ करने वाले हो। तो गोल्डन गॉड उस पर अटैक करते हुए कहता है, सही कहा, अब मुझे तुम्हें खुद को इनलाइटेड करने दो, सत्ता को चैलेंज करने के बदले में, और अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें धीरे धीरे दर्द में कुचलूंगा, तुम कीड़े कहीं के। इसी के साथ वो काफी भयानक अटैक डायल पर करता है, जिसके काउंटर में डायल ब्रेज पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहता है, मैं अपने लिमिट तक पहुंच रहा हूँ। इसी तरह वह सोचता हुआ उस गोल्डन गॉड को दो हिस्सों में अलग कर दिया होता है, पर इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह डायल से कहता है, तो तुम अंत तक जिद्दी बने रहोगे, लेकिन ध्यान दे, तुम्हारी ये तुच्छ से चाले अब काम नहीं आएंगे, तुम्हें आखिर में मरना ही होगा। उसके ऐसी भयानक पावर को देखता हुआ उसके सभी सर्वेंट घबराते हुए कहते हैं, अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो पूरी जगह कोलैप्स हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर बाद वो पूरा टेम्पल कोलैप्स होना शुरू हो गया था, जिसके चलते सारे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं बाहर खड़े लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर यह हो क्या रहा है और यह किस तरह का भूकंप है। दूसरी तरफ डायल की ओर देखते हैं, उसे इस तरह गोल्डन गॉड के लोगों को खत्म करता हुआ देख बारटेंडर वह काफी ज्यादा घबरा गया होता है और उसे गालियां देते हुए बोलता है, तुम बिलीवर नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीच मनुष्य यहाँ पर आने की, तुम्हारे कारण ही गॉड इतना गुस्सा हो रहे हैं। जिस पर कि वाल्टर उससे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं बिलीवर नहीं हूँ, पर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है नीच इंसान? बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर गॉड को पूजा करके एक अच्छे इंसान की तरह रहते हो? वे तुम्हें बिल्कुल भी एक इंसान नहीं समझते। तुम तो ऐसे लोग जो अपने ही साथियों को सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुँचे हो, तुम उनके लिए पालतू जानवर के अलावा और कुछ भी नहीं हो। इतना बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है। वहीं वह बारटेंडर पूरी तरह से गोल्ड में बदलना शुरू हो गया था। आगे वाल्टर उस बार से बाहर निकलकर गोल्डन गॉड की ओर देखते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं अधिक स्ट्रांग होकर सामने आए हो। यहाँ पर लगभग 50,000 बिलीवरों की आत्माएं हैं। क्या तुम उन सभी को एब्जॉर्ब करने की प्लानिंग बना रहे हो? वो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसका ध्यान अपने पीछे जाता है, जहाँ से कि एक लड़की बैग पर आते हुए चिल्लाते हुए बोल रही थी, कैप्टन चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। उस बंदी को वहाँ पर देख वाल्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम्हें पता भी है हम कहाँ पर हैं? जिस पर कि कैटी कहती है, पागल मैं नहीं कैप्टन तुम हो। 5 सालों तक तुमने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और एक दिन अचानक ही कहते हो कि तुम सैनिटरी में जा रहे हो गॉड्स के खिलाफ फुल स्केल पर वार को छेड़ने के लिए। तो बताओ बुढ़े आदमी, यह सब जानने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे फॉलो नहीं करती? तो वाल्टर उसे बताता है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, पर खैर अब चूंकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो हमारे पास शक्ति है, हम लड़ेंगे। वैसे क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ पर आऊंगा? जिस पर कि कैटी कहती है, आखिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? अब मुझे यह मत बताना कि तुमने सचमुच में देवताओं को मारने वाले वेपन को पूरा कर लिया है। तो वाल्टर हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उम्मीद से परे। 5 साल पहले जिस पल मैं डेल से मिला था, मैं उसी पल पूरी तरह से कन्विंस हो गया था। हम 5 साल पहले देखते हैं जहाँ वाल्टर
डैल के नफरत से भरे आंखों को देखता हुआ सोच रहा था, ये आंख है उस आर्टिफैक्ट को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। निराशा, दुख, घृणा, भय और बदला लेने की इच्छा। पर अभी भी यह काफी नहीं है। जो कोई भी आर्टिफैक्ट ऑफ सुनने की पावर को यूज करना चाहता है उसे इस आर्टिफैक्ट को अपने हृदय के अंदर समाहित करना होगा। ये सब सोचता हुआ वह सारी चीजें डैल को बता देता है, जो सुनता हुआ डैल बिना एक क्षण के लिए सोचे तुरंत ही उस आर्टिफैक्ट को अपने सीने के अंदर घोंप लेता है और 5 सालों के लिए एक भयानक गहरी नींद में चला जाता है। वाल्टर जिसको देखता हुआ सोच रहा था, इस बच्चे की आत्मा नर्क में क्या झेल रही होगी, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बाद में कुछ महीने बाद डैल की जब आंखें खोलती है तो उसकी आंखें पूरी तरह से वाइड की पावर में डूब चुका था। इन सभी चीजों के बारे में जब कैटी सुनती है तो वह काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या वह सच में दोबारा मर के जिंदा हो गया था? जिस पर कि वाल्टर उसे बताता है वह वाइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल रहा, क्योंकि राक्षसों की शक्ति उधार लेने के लिए अपनी आत्मा को बेचना यह कोई साधारण सौदा नहीं है। उसने गॉड के पावर को हंट करके बहुत ही स्पेशल पावर को ऑब्टेन किया है। वहीं दूसरी तरफ हम डैल को देखते हैं जो कि गोल्डन गॉड को देखते हुए बोल रहा था, बारेक जैसा कि उम्मीद थी तुम तो जरा सा भी हिचकिचा नहीं रहे हो, यह तो काफी ही ज्यादा कमाल की बात है। तो चलो अब जबकि तुमने इस लेवल पर सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है तो शायद यह काफी होना चाहिए। जबकि इधर उन दोनों को देखता हुआ कैटी बोल रही थी, स्पेशल पावर, क्या तुम्हारे बोलने का यह मतलब हो सकता है कि वाल्टर बताता है यह शुरू किया जा चुका है, वह वेपन जो कि गॉड तक को मार सकता है वह डैल की असली एबिलिटी है। इधर गोल्डन गॉड अपने सामने किसी चीज को देख बहुत ही भयानक तरीके से डर चुका होता है, क्योंकि उसके सामने डैल एक और डीमन को समन कर लिया था और उससे बोल रहा था जैसा कि प्रॉमिस था पावर ऑफ गोल्ड को देने की, तो चलो अब हम शिकार के लिए तैयार हैं, मुझे अपनी पावर को दो। किंग ऑफ फ्लेम अग्नि जिसने की इनजस्टिस हेल पर भी शासन किया। हम देखते हैं उसके इतना बोलते ही किंग ऑफ फ्लेम जैसे ही उसे अपना ताज देता है उसका पूरा शरीर जलना शुरू हो गया था और वह किसी दूसरे ही एंटिटी में बदलना शुरू हो गया था। साथ ही हम बैकग्राउंड में सुन पाते हैं डैल की असली क्षमता वह नर्क से आती है, पाताल लोक के राजाओं के उसके शरीर को पोजेस करते ही, जिसे डिमोनिक पोजेशन कहा गया। हम देखते हैं डैल अग्नि के पावर को यूज करते ही पूरी तरह से बदल गया होता है और एक भयानक दहाड़ के साथ गोल्डन गॉड पर टूट पड़ता है, जिसको कि देखता हुआ गोल्डन गॉड अपने जायंट हाथों से उसे कुचलने की कोशिश करता है और पूरी तरह से उसे बंदी बना लिया होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास होता है यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डैल उसकी पूरी हाथों को एकदम से ही तबाह करता हुआ सीधे उसके सर की ओर बढ़ता है। साथ ही वह दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोल रहा था, मेरी हड्डियां तक जल रही है। इतना बोलते हुए वह उस गॉड से भी बड़ी जायंट हाथों को बनाता है और चींटी की तरह उस गोल्डन गॉड को जमीन के अंदर मसल देता है, जिसके चलते उस गॉड की सारी गोल्ड वह पिघलना शुरू हो गया था और वह दर्द में चिल्लाते हुए बोल रहा था, यह बहुत ही ज्यादा गर्म है, प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। कुछ समय बाद वह बोल रहा था, मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो, मैंने सभी चीजें खराब कर दी, प्लीज मुझे मार डालो। उसकी ऐसी हालत को देखता हुआ वाल्टर कहता है, चलो काम पूरा हुआ। वहीं कैटी अपने सामने ऐसे नजारे को देख काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, क्या सच में उसने गॉड को भी मार दिया? तो वाल्टर उसे बताता है, यह तो अभी शुरुआत है। कुछ समय बाद जब धुआं साफ होता है तो डैल वहां से बाहर आते हुए उन दोनों को कुछ दिखाते हुए कहता है, मुझे बैरिक की बॉडी के अंदर से यह मिला है, लकड़ी की उंगली के आकार की मूर्ति। जो देखता हुआ वाल्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तो कैटी उसे देखते हुए कहती है, आखिर यह चीज है क्या? वाल्टर बताता है, कभी कभार आर्टिफैक्ट सुनने के आर्टिफैक्ट से वो अलग होता है, इसीलिए इसके बारे में मैं अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। शायद गॉड भी अपनी पावर को डैल की तरह किसी दूसरे रियलम से बोरो करते हैं। तो डैल बेहोश होते हुए कहता है, शायद हो सकता है, लेकिन मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? इतना बोलते हुए वह वही जमीन पर गिर जाता है, जिसको कि देखता हुआ कैटी बोलती है, क्या वह मर चुका है? तो वाल्टर बताता है, नहीं, वह फिलहाल के लिए तो जिंदा है। अगले सीन में हम सेंट्रल ग्रैंड श्राइन को देखते हैं, जहाँ कुछ गॉड के फॉलोवर आए होते हैं और अपने सामने किसी को बता रहा होता है, मैं सेंट्रल ग्रैंड श्राइन से लो हूँ और मैं यहाँ पर बुलाए जाने पर आया हूँ 3 देवताओं के सम्मान में। तो एक गॉड कहता है, गोल्डन गॉड मर चुका है, अंततः उसने खुद को रिवील कर ही दिया। तो उसकी बातों को कंटिन्यू करते हुए दूसरा गॉड कहता है, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बस अपने प्लानिंग पर ध्यान दो। आगे
उसके बात को कंटिन्यू करते हुए तीसरा गॉड कहता है, किसी भी हालत में रेलिक ऑफ वॉइड को यहाँ पर लेकर आओ। यह अंतिम सामग्री है एकमात्र सच्चे परमेश्वर के अवतरण के लिए। अगले सीन में हम डेल, वाल्टर और कैटी को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। वहीं कैटी अभी भी गोल्डन गॉड के अंदर से निकले हुए रेलिक को देखते हुए कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है। इसीलिए वह वाल्टर से पूछती है, कैप्टन भले ही मैं इसके बारे में कितना भी सोच लूं पर मैं इसे अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। तो वाल्टर कहता है, आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो? कैटी बताती है, यह चीज जो कि हमें बारिक की बॉडी के अंदर से मिली थी, यह रेलिक ऑफ वॉइड की तरह ही दूसरे रियलम से पावर को खींचती है, सही कहा ना? तो वाल्टर कहता है, हाँ शायद हो सकता है उन्होंने इसका उपयोग दैवीय क्षमताओं जैसी शक्तियों का उपयोग करने के लिए किया होगा। जिस पर कि कैटी कहती है, हाँ मुझे ये तो समझ आ चुकी है पर जो चीज मुझे समझ नहीं आई है वह यह है कि कैप्टन कैसे इतनी बेतुकी बातों पर विश्वास कर लिया जो कि बिना सबूत के किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते थे। क्या कुछ ऐसा है जो कि तुमने हमें अभी तक नहीं बताया है? जो सुन वाल्टर थोड़ी देर शांत होने के बाद उससे कहता है, ठीक है लगता है कि अब समय आ चुका है, शायद मुझे अब अविश्वसनीय पर विश्वास करने के कारण को तुम्हें बता देना चाहिए। इसी के साथ वो हम बताना शुरू करता है, अंतिम युद्ध से पहले मैं ईस्ट नामक एक मेगा कॉर्पोरेशन का चीफ रिसर्चर था, पर वहाँ लैब में एक बहुत ही ज्यादा अजीब जगह थी जहाँ मैं काम करता था। यहाँ तक कि मुझे चीफ रिसर्चर को भी उस सेक्रेटेरिया में जाने पर मना ही थे। पर एक दिन मुझे संयोग से एक मौका मिल गया उस दरवाजे को खोलने की, और जब मैंने क्यूरियोसिटी में अंदर जाकर देखा तो अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा अजीब था। वह एक ऐसा रहस्यमय कमरा था जिसका पर्पस अननोन था। वहाँ पर बनाए गए चित्र वह समझ से परे थे। इसके अलावा वहाँ पर बस केवल एक प्रिंटर था और बिखरे हुए दस्तावेज जिन पर लिखे गए चीजें सबसे अधिक अजीब थी, क्योंकि वह एक थर्ड रेट फैंटेसी नोवेल थी, एक ऐसी शैली जिसे मैं पहचान नहीं सका। इसीलिए मैंने उन सारी चीजों को अपने फोन में कॉपी कर लिया, और जब मैं वहाँ से बाहर जाने वाला था तो प्रिंटर ने एक और दस्तावेज को तैयार किया जिन पर कि केवल कुछ नंबर ही थे। पर तभी बाहर से काफी सारे शोर आने लगे तो मैंने जल्दी से उस नंबर वाले कागज को ले लिया और वहाँ से भाग निकला। ये सब बताता हुआ वह कैटी को अपना फोन देता है दस्तावेज को देखने के लिए। तो कैटी उस दस्तावेज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। बाद में कुछ समय बाद वे दोनों एक साथ कहते हैं, पहली नजर में देखने से भले ही यह एक घटिया नोवेल लगे लेकिन असलियत में यह कोई नोवेल नहीं बल्कि भविष्यवाणी थी। अंतिम युद्ध, देवताओं का अवतरण, शून्य का अवशेष और राक्षसों का आना। उस समय भले ही यह सारी चीजें अविश्वसनीय लग रही थी लेकिन हर भविष्यवाणी बिना किसी चूक के सच हुई। वहीं उन नंबरों का मतलब था अक्षांश, देशांतर और समय। उन्होंने रेलिक ऑफ वॉइड और डायल के लोकेशन का संकेत दिया था। अगर क्लियर तरीके से बताऊं तो वह रहस्यमय जगह और भविष्यवाणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए देवता भी इसे ढूंढ रहे थे जिसे कि मैंने ले लिया था और केवल मुझे ही पता था कि रेलिक ऑफ वॉइड और डायल कहां पर अपीयर होगा। तो कैटी कहती है, लेकिन कैप्टन यह भविष्यवाणी तो बैरिक की मौत के साथ ही खत्म हो जाती है। वाल्टर बताता है, तुमने सही कहा, यह बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं भी नहीं जानता कि आगे क्या होगा। आगे वो कुछ बोल पाता तभी उसके ट्रक के साथ कुछ आकर टकराता है और इतने बड़े ट्रक को वहीं पर रोक देता है जो कि लू के बंदे होते हैं और गॉड के ऑर्डर पर यहाँ पर आए थे। वहीं वाल्टर और कैटी को हम देख पाते हैं जिनको कि इस टकराव के कारण हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ ये सारे बंदे उन सभी को एक तरफा घेर लिए होते हैं। वहीं एक बंदा डेल को बाहर निकालते हुए कहता है, हमें मिल चुका है रेलिक ऑफ वॉइड। सर लो, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? तो लो उसे बताता है, लॉर्ड ने केवल हमें रेलिक को वापस लाने के लिए कहा है जो कि इसके हृदय के अंदर समाहित होगा। चलो जल्दी से इसे निकाल लो। जो सुन वाल्टर उसे काफी जोरदार पंच को देखते हुए कहता है, कैटी डेल को प्रोटेक्ट करो। जो सुन कैटी डेल को पकड़े हुए बंदे पर एकदम से ही अटैक करती है और उसके आधी बॉडी को तबाह करते हुए बोलती है, आखिर तुम होते कौन हो मुझे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलने वाले? वह वैसे भी मरने वाला नहीं है। जिस पर कि वाल्टर उसे चिल्लाते हुए बताता है, जब डेल बेहोश हो जाता है तो वह दोबारा से ठीक नहीं हो पाता है, इसलिए मैं कुछ समय को निकालता हूँ, जल्दी करो। मतलब आसानी से दोबारा होश में नहीं आता है। तभी लोग उसे गले से उठाते हुए कहता है, बेवकूफ कहेंगे, जल्दी से इन सभी को खत्म कर दो। आगे वो कुछ कर पाता तभी एक और अटैक होता है और कैटी वाल्टर के पास आते हुए कहती है, कैप्टन क्या तुम ठीक हो? इतना बोलते हुए वह जैसे ही कैप्टन के पास पहुंचने वाली होती है उसी समय एक दूसरा बंदा उन दोनों को हवा के बीच उठाते हुए कहता है, सर लो पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कीड़े मकोड़े कहीं के। अपनी ऐसी हालत को देखता
हुआ कैटी कहती है, आखिर ये सब है क्या? वाल्टर बताता है, ये सभी सेंट्रल श्राइन के फॉलोवर्स हैं। हम इन जैसों से निपट नहीं सकते। इनके पास लो टायर की गॉड्स की पावर है। जो सुनता हुआ लूक कहता है, लगता है कि कोई हमारे बारे में जानता है, पर खैर मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मुझे बस इसका ध्यान रखना है और मेरा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये सब बोलता हुआ वह तुरंत ही डेल के अंदर से रेलिक ऑफ वर्ड के साथ साथ उसके दिल को भी बाहर निकाल लेता है, जिसको कि देखता हुआ ये दोनों ही लोग काफी ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और सोच नहीं पा रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि डेल उसकी आधी से ज्यादा बॉडी खत्म हो चुकी थी और पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। वहीं लू अपने मास्टर को इन्फॉर्म करते हुए बोल रहा था, हाँ मैंने इसे सिक्योर कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी इसे खत्म करके वापस आ जाएंगे। जो सुनता हुआ वह गॉड कहता है, भले ही उसने रेलिक ऑफ वर्ड को सिक्योर कर लिया है, पर फिर भी मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। तो दूसरा गॉड कहता है, तुम हमेशा ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो, परमेश्वर को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस पर कि तीसरा गॉड कहता है, लेकिन मुझे भी बेचैनी महसूस हो रही है, क्योंकि इस पल से आगे और कोई भी भविष्यवाणी नहीं है, इसीलिए अब हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। हो सकता है कोई दखल दे रहा हो हर चीज में, हमें इसे लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि मास्टर ऑफ वॉइड वह ना ही देव है और ना ही दानव, वो हमारे सोच से परे देवताओं को खाने वाला गॉड हीटर है। द वॉइड में हम देखते हैं डेल के इतने भयानक रूप को देखते हुए कैटी वाल्टर से पूछती है, यह आदमी हमारे ही साइड है ना? तो वाल्टर उसे बताता है, यह सभी आउटकम में से सबसे बुरा आउटकम है। इतना बोलते हुए वह डेल की कुछ पुरानी बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर कि उसने कहा था, बुढ़े आदमी कुछ तो है जो कि मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकलना चाहता है, किसी भी कीमत पर मेरे दिल को खत्म करना होगा। उसके जैसा इस दुनिया में कभी भी आना नहीं चाहिए, पर फिर भी वह किसी भी तरह से अगर बाहर आया तो वह परमेश्वर बन जाएगा और इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। हम देखते हैं उस एंटिटी को देखते हुए एक बंदा कहता है, आखिर तुम यह कैसे कर सकते हो, तुम तो मर चुके थे। तभी उसके पीछे वाला एक बंदा कहता है, आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, उसके जैसे को संभालने के लिए हमारे पास ऑरेकल है। तो हलो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, अपने पिछवाड़े जैसे मुंह को बंद कर, हम इसे हैंडल नहीं कर सकते और न ही हमारे पास सेंट्रल श्राइन के हिलाइट सर्वेंट हैं जो कि हमें बचा लेंगे। ये सब बोलता हुआ वह अपने मन में सोचता है, यह किस तरह की पावर है, मेरा पूरा शरीर एक अनजान से डर से कांप रहा है। इतना सोचने के बाद वह अपने सभी साथियों से कहता है, हमारे पास केवल एक मौका है, तो सब तैयार हो जाओ, हमें एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगे जिसका सामना गॉड भी नहीं कर सकता, लाखों आत्माओं की शक्तियों के साथ भी। इसीलिए चलो होली ट्रिनिटी के सेवकों, एक साथ मिलकर इस अपवित्र चीज को पवित्र करें। इसी के साथ वे सभी एक ही बार में डेल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही भयानक तरीके से वहाँ पर ब्लास्ट होता है। पर जब सारी चीजें शांत होता है तो एक मैसेंजर कहता है, क्या यह काम किया होगा? तो दूसरा बंदा बोलता है, शांत हो जाओ, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सब बोलता हुआ अचानक ही उन लोगों का ध्यान अपने सामने जाता है, जब वहाँ से धुआं साफ होता है, जहाँ डेल बिल्कुल ही शांत बैठा था। उसे इस तरह देख एक बंदा कहता है, आखिर यह कैसे हो सकता है, वह तो अभी भी बिल्कुल ही ठीक है। तो वह पहले वाला बंदा बोलता है, लेकिन रुको, आखिर वह हम पर वापस अटैक क्यों नहीं कर रहा है? तो वह दूसरा बंदा बताता है, कौन जानता है, बहुत जल्दी मत करो। दूसरी तरफ कैटी भी ऐसे नजारे को देखते हुए कहती है, आखिर वो करने की क्या कोशिश कर रहा है? तो वाल्टर कहता है, मुझे माफ कर देना। जिस पर कि कैटी जब कुछ भी नहीं समझ पाती है तो वाल्टर बताता है, डेल ने मुझे रुकने के लिए कहा था, वह चीज उसके मरने के बाद वापस आई है। उसके इतना बोलते ही हम पास्ट में देखते हैं, जहाँ पर कि डेल उसे बता रहा होता है, वह एक ऐसा डिजास्टर है जिससे कि नर्क भी डरता है, क्योंकि वह जब भी आता है सब कुछ निकल जाता है। एक बार उसके पेट में गया हुआ कुछ भी वापस नहीं आता है। वह नर्क की सबसे निचली गहराई है, अनथिन अथाह एबिस, वॉइड, यानी कि खालीपन, शून्य। ये सब वाल्टर कैटी को बताते हुए वे लोग देखते हैं, वे सब के सब अंधेरे में डूब चुके होते हैं। जहाँ कैटी खुद को देखते हुए कहती है, बॉन्ड टूट चुका है। तो वाल्टर बताता है, यह वॉइड है। तभी उनके पास डेल आकर कहता है, तो तुम लोग उसे रोक नहीं पाए। उसे इस तरह देख कैटी कहती है, क्या तुम जिंदा हो? डेल बताता है, वेल मुझे पता नहीं इसे जिंदा कहना सही होगा या फिर नहीं। जिस पर कि कैटी कहती है, क्या इसका मतलब हम सब के सब मर चुके हैं? डेल बताता है, यह मृत्यु से परे का संसार है। यहाँ एकमात्र जो कि अच्छी बात है वह यह है कि हम यहाँ पर अकेले हैं। मास्टर ऑफ वॉइड वह अभी तक दुनिया को निकल नहीं पाया है। वहीं हम गॉड के मैसेंजर को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, ये सब हो क्या रहा है और यह
अचानक से अंधेरा किस तरह की है, जो सुन उसका साथी कहता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो। बाद में जब उसका ध्यान डायल, वाल्टर और कैटी पर पड़ता है तो वह बिना एक पल के देरी किए उस पर अटैक करते हुए कहते हैं तुम काफिर कहीं के, ईश्वर के नाम पर तुम्हें यहीं पर मरना होगा। उन्हें ना मानने के लिए मैं तुम्हें यहीं पर पनिश करूंगा। इसी के साथ वह एनर्जी से एक जेंट पॉम्प को बनाता है और उन तीनों पर एक साथ अटैक कर देता है, जिसको देखता हुआ वाल्टर कहता है यह बहुत ही खतरनाक है, हमें भागना होगा। तो डायल उन्हें रोकते हुए कहता है अरे कुछ भी नहीं होगा, बस शांत होकर यहीं पर खड़े रहो। इतना बोलने के बाद वह अटैक करने वाले बंदे से कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हो, लगता है तुम्हें पता नहीं यह कौन सी जगह है। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, यह शून्य है, राक्षसों का कब्र। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं उन सारे मैसेंजरों को कई सारे बड़े बड़े स्केलेटन बस एक ही झटके में अपने शिकार की तरह चबा डालते हैं, जिस पर कि कैटी कहती है क्या हम लोग भी खतरे में हैं? डायल बताता है चिंता मत करो, हम लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि ये वे राक्षस और शैतान है जो मुझे शक्ति दे रहे हैं। द किंग ऑफ द फ्लेम ऑफ हेलफायर, अग्नि, पुराने देवताओं को मांस को खाने वाले कीड़े, मोलैक्स, आत्माओं तक पर अपने छाप को छोड़ने वाला सोले, भूले हुए ज्ञान की खोज में एक अनाम तीर्थयात्री ढोना, मैंग, इसके अलावा मॉर्गन, भ्रम की धुआं में छाया, इरास, वर्जनाओं का इंद्रधनुष अवतार, नॉक्सिस, स्टार स्प्लिटिंग शेपलेस स्वॉर्ड, इसके जैसा और कई सारे। ये सब के सब शून्य में समा चुके हैं, केवल उनकी आत्माएं ही पीछे रह गई है, लेकिन वे इतने शक्तिशाली प्राणी हैं कि देवताओं तक का भी शिकार कर सकते हैं सत्ता के भूख के लिए। डायल की बातों को सुन और अपने सामने के नजारे को देख वाल्टर कहता है ये सब के सब डीमन हेल्पर रोल करते थे। तो कैटी कहती है सेंट्रल श्राइन के सर्वेंटों को तो उन्होंने बस झटकों में ही निपटा दिया और उन सभी को डिवोर कर लिया। पर रुको, तुम तो पहले भी यहाँ से बाहर जा चुके हो, सही कहा ना? जिस पर कि वाल्टर पूछता है क्या यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता है? डायल बताता है वहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता था, पर अब वो वहाँ पर नहीं है, इसीलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था यह शून्य है। मास्टर ऑफ वॉइड की अनुमति के बिना यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मैं जब पहले यहाँ से निकल पाया था तो उसका एकमात्र कारण था मैंने उससे सौदा किया था। इस रियलम में वापस आने के बदले में उन्होंने मुझसे मांग की मैं राक्षसों और शैतानों को भोजन देने की शक्ति खोजूं, और यही वह काम है जो कि वह मुझसे शुरुआत से करवाना चाहता था, ताकि वो मेरे शरीर को उधार लेकर पूरी दुनिया को निगल जाए। हम यहाँ से उनकी मर्जी के बिना बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते जब तक कि वो खुद न चाहे, इसीलिए अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी अब उसके पास मेरी बॉडी है तो वो भला हमें यहाँ से क्यों ही जाने देगा? जिस पर वाल्टर उस पर चिल्लाते हुए कहता है इसका मतलब क्या हम हार मान ले और बस यहीं पर बैठकर दुनिया का अंत देखें? तो डायल बताता है फिर हम क्या करेंगे? क्या मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो हमें बचा ले? वाल्टर जिस पर और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है तो कैटी उन दोनों को रोकते हुए कहती है रुक जाओ, दुनिया अभी खत्म हो रही है, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हमें साथ मिलकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए डायल जैसा कि तुमने पहले कहा था, तुमने देवताओं की शक्ति के बदले शून्य से सौदा किया था, सही कहा ना? डायल जिस पर कि कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? कैटी बताती है चलो उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म एंड कंडीशन को जोड़ते हैं और इसे इरेसिटिबल बनाते हैं। जो सुन डायल उससे कहता है तुम यह किस तरह की बकवास को कर रही हो, यह कॉन्ट्रैक्ट नॉन रिफ्यूजेबल है। तो कैटी उससे कहती है डायल भले ही तुम सभी देवताओं की शक्ति को प्राप्त कर लो इस दुनिया को खत्म करके, लेकिन क्या तुम्हें पता है अभी भी एक ऐसी शक्ति है जो तुम कभी भी दुनिया को खत्म करके प्राप्त नहीं कर सकते। डायल जिस पर कि काफी ही ज्यादा हैरान होता है, वहीं कैटी उसे बताते हुए कहती है एक ऐसा ईश्वर जो अभी तक अवतरित नहीं हुआ है, वह एकमात्र सच्चा ट्रू गॉड है, उन्हें अभी तक कोई भी नहीं देखा है, वह परम परमेश्वर है। जो सुन डायल और वाल्टर दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। बाद में उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कैटी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या तुम वास्तव में चाहती हो कि वह सच्चा ईश्वर दुनिया में अवतरित हो? जिस पर कि कैटी बताती है मैं बस हम लोगों के लिए कुछ समय को मांग रही हूँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ कैप्टन वो हर कीमत पर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ भी करने से पहले इस विनाश से बचकर बाहर निकलना होगा। तो डायल उसकी बातों से सहमत होते हुए बोलता है ठीक है चलो इसे एक बार आजमाते हैं, पर मैं तुम लोगों को फिर से बता देता हूँ हमारे असफल होने की संभावना बहुत ही अधिक है, पर फिर भी जैसा कि तुमने कहा हमारे पास वास्तव में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। इतना बोलते बोलते वह अपने अंगूठे को सीधे अपने सीने में धसा देता है, जिससे कि ब्लड की जगह डार्क एनर्जी बाहर निकल रही थी। बाद में वह उस
डार्क एनर्जी के साथ कुछ करते हुए जैसे ही एक बूंद को जमीन पर गिराता है, हम देख पाते हैं उस जगह का माहौल वह बदलना शुरू हो गया था और वाल्टर और कैटी के देखते ही देखते वे लोग एक बड़ा सा जायंट या फिर कहूँ उससे भी कई गुना अधिक बड़े किसी एंटिटी के पास पहुंच जाता है, जिनके सामने मौत भी सरेंडर करता है। आगे वे लोग अपने सामने देख ही रहे होते हैं, तभी हम एक और एंटिटी को अपीयर होते हुए देखते हैं जो कि शायद वॉइड का ही एक रूप था। उससे डायल कुछ अननोन टेक्स्ट में बातें करता है और वो भी अननोन टेक्स्ट में जवाब देता है। वहीं उन दोनों की बातों को ना समझते हुए कैटी वाल्टर से पूछती है, कैप्टन क्या तुम उनकी बातों को समझ पा रहे हो? वाल्टर बताता है, नहीं मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, यह एक ऐसी भाषा है जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। कैटी जिस पर की कहती है, आपको क्या लगता है यह काम करेगा? आगे वो कुछ बोल पाती तभी वाइड उन लोगों की ओर इशारा करता है और उसके इशारा करते ही हम देख पाते हैं वे दोनों ही लोग डार्कनेस में डूबना शुरू हो गए होते हैं और कुछ भी ना महसूस करते हुए वे लोग डर के मारे डायल को आवाज लगाना शुरू कर दिया होता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वे लोग पूरी तरह उस डार्कनेस में डूब जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम उन लोगों को किसी अनजान सी जगह पर देखते हैं। खुद को जिंदा देख वे लोग कहते हैं, हम लोग हैं कहाँ पर? और डायल वो कहाँ पर है? तो कैटी कहती है, कैप्टन वहाँ पर देखिए। जो सुन वाल्टर तुरंत ही डायल के पास जाकर उसे उठाता है। वहीं कैटी कहती है, क्या वो ठीक है? तो वाल्टर बताता है, लगता है कि वॉइड वो पीछे हट गया है, पर लगता है कि अभी भी हमें इंतजार ही करना होगा। खैर चलो हम पहले अपने बेस में वापस चलते हैं। अगले सीन में हम नॉन बिलीवरों के ईस्टर्न बेस को देखते हैं, जहाँ दो लोग पहरा देते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तो आखिर में कैटी भी चले गए। अब तो यह यूनिट पूरी तरह से क्योस में घिर चुका है। तो दूसरा बंदा कहता है, उसने जाने से पहले कहा था उसके पास किसी कैप्टन नाम के पर्सन का कॉल आया है, जिसका नाम शायद वाल्टर या फिर इसी तरह का कुछ तो था। पहले वाला बंदा जिस पर की गुस्सा होते हुए बोलता है, मेरे सामने तो कैप्टन वाल्टर का नाम ही मत लो। वह यहाँ से यह कह के चला गया कि वह देवताओं को मारने के लिए एक हथियार को बनाएगा और अपने पीछे आधी यूनिट को भी लेकर चला गया। बाकी यहाँ पर कैटी एकमात्र थी जिसको कि उसकी बकवासों पर भरोसा था। वह इसी तरह काफी सारी बेकार की बातें कर रहा होता है। वह उसके साथ वाला बंदा अपने सामने कुछ चीज को देखते हुए कहता है, कैप्टन उधर देखो। जो सुन वह बंदा जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसके सामने आगे से कुछ तो आ रहा होता है, जिनको कि ये लोग गौर से देखते हुए कहते हैं, भाई इसकी टांग, अब ये कौन है? इतना बोलते हुए वह जैसे ही सामने देखता है तो वहाँ से कैप्टन वाल्टर और कैटी आ रही थी। कुछ समय बाद जब वे लोग अपने बेस में पहुँचते हैं तो सभी को मालूम पड़ गया था कि कैप्टन वो वापस आ चुका है, पर वे लोग इसे लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। वहीं एक बंदे को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है, कैप्टन वाल नहीं मेरा मतलब है कि सीनियर, काफी समय हो गया। तो वाल्टर उससे कहता है, साइमन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल ही वैसे के वैसे ही हो। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं उन तीनों को ही चारों तरफ से सारे बंदे गन लेकर घेर लिया होता है। वहीं हम उस बंदे साइमन को देखते हैं जो कि हंसते हुए उन लोगों से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर में हमें यह तो चेक करना ही होगा कि पिछले 5 सालों में तुम आस्तिक बने हो या फिर नहीं, इसीलिए प्लीज इसे जरा सा भी पर्सनली मत लेना। यह बस फॉर्मेलिटीज है जो कि तुम्हारे जाने के बाद जरा सा बदल चुका है। यदि तुम इसे सेनेक्टरी में घुसने के बाद साबित करने में फेल रहते हो तो तुम्हें इसी पल यहाँ पर मरना होगा। जिस पर कि कैटी उस पर चिल्लाते हुए कहती है, साइमन क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम कैप्टन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? साइमन बताता है, कैटी अपने शब्दों पर जरा ध्यान दो, वह बस फॉर्मर कैप्टन है। जो सुन वाल्टर उससे कहता है, एग्जीक्यूशन मुझे बताओ क्या सभी एल्डर इस पर एग्री हैं? और ईस्टर्न डिवीजन का करंट हेड वो कौन है? तो वह बंदा साइमन कहता है, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, क्या पता तुम बिलीवर्स हो? तो कैटी उसे गालियां देते हुए कहती है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी यह बकवास बहुत हो गई। पर साइमन उस पर ना ध्यान देते हुए वाल्टर से कहता है, चलो जल्दी करो और खुद को साबित करो। वाल्टर जो कि सुन कहता है, मैं नहीं कर सकता। जिस पर कि साइमन वो कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वाल्टर उसे बताते हुए कहता है, मैं इसे साबित नहीं कर सकता किसी बिलीवर को मारकर। अगर हम भी उनके जैसा करने लगेंगे तो हमारे और सेनेक्टरी में रहने वालों में क्या अंतर रह जाएगा? हमें केवल देवताओं को मारना है, ना कि बिलीवरों को। जिस पर कि वह बंदा साइमन काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है, तो तुम अभी भी बोल रहे हो कि तुम्हें देवताओं को मारना है, पर क्या तुम्हें पता है यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा? तो कैटी उसे बताती है, बेवकूफ यह सच है, मैंने देवताओं को मरता हुआ देखा है। साइमन जो कि सुन कहता है, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है और तुम यह किस तरह की बातें कर रही हो? तो वाल्टर डायल को नीचे फेंकते हुए कहता है, यह वह बंदा है जो कि देवताओं तक को मार सकता है। जिस पर कि साइमन कहता है, क्या यह तो एक मामूली सा लड़का है, कोई वेपन नहीं। तो वाल्टर कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस
मुझे उस लैब में जाने दो, मुझे उसका ब्लड निकालना है, इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। साइमन जिस पर उससे कहता है रिसर्च लैब, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें वहाँ पर जाने देंगे? वाल्टर बताता है जरा इसके बारे में सोचो, तुमको क्या लगता है कि मैं इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आया रहूंगा? देवताओं को मारने की शक्ति, क्या यह ऐसी चीज नहीं है जिसका की उपयोग केवल यह लड़का ही कर सकता है? इतना बोलते हुए वह डायल के ब्लड को उसे दिखाते हुए कहता है डायल के ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के जरिए कोई भी देवताओं को मारने की शक्ति को पा सकता है, लगभग 1 घंटे तक। आगे वो पता नहीं और क्या क्या चीजों से बताता है। बस हम साइमन को देखते हैं जो कि हैरानी के साथ कह रहा था क्या राक्षसों की शक्ति से? तो वाल्टर उसे बताता है हाँ बिल्कुल सही कहा, इसीलिए जाओ और सभी एल्डरों के साथ सभी डिवीजनों के लीडर को कहो कि अंतिम योजना शुरू हो गई है और उन्हें निर्णायक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। डिवाइन स्लेयर यूनिट के साथ हम उन्हें कुचल कर रख देंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम दोबारा उस समय को वापस देखते हैं जहां वाल्टर, कैटी, डायल तीनों ही वाइड के अंदर थे और डायल बाहर निकलने के लिए कन्वर्सेशन कर रहा था शून्य से, जिसके बातों को हम पहले तो नहीं समझ पाए थे लेकिन अब हम क्लियरली देख पाते हैं। साथ ही हम उन दोनों की बातों को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। डायल कहता है सबसे पहले इस विनाश को रोको, तो वाइड कहता है लगता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो मेरे वेसल, तुम केवल कुछ राक्षसों की शक्तियों को उधार लेकर क्या सच में सोचते हो कि तुम एकमात्र सच्चे ईश्वर को पकड़ सकते हो? डायल जो कि सुन अपने मन में कहता है तेरे के क्या मैं फेल हो गया? तभी वाइड उससे आगे कहता है दुनिया अभी तक खत्म नहीं हुई है, मेरा वो छोटा सा हिस्सा जो तुम्हारे अंदर कैद था वो केवल 1 या 2 सिटी को ही निकल सकता है। डायल जिस पर के अपने मन में कहता है लगता है कि वह फिलहाल के लिए तो दुनिया को निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। इतना सोचने के बाद वह वाइड से कहता है तो ऐसी बात है, तो आखिर तुम इस दुनिया में प्रकट क्यों हुए? जो सुन वाइड उसके पीछे कैटी और वाल्टर की ओर इशारा करता है। वहीं कैटी और वाल्टर कुछ सोच पाते उससे पहले ही उन्हें वहाँ से बाहर भेजते हुए डायल से कहता है तुम बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो, इसीलिए मैं तो तुम्हें बस बचाने की कोशिश कर रहा था। डायल जिस पर कि कुछ भी नहीं समझ पाता है तो वाइड उसे बताते हुए कहता है जितना तुम्हें मेरी आवश्यकता है उतना ही मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि तुम इस शून्य की दुनिया को बाहर ला सकते हो। डायल जो सुनते हुए कहता है क्या शून्य की दुनिया? वाइड बताता है ये सभी इच्छाओं में सबसे प्राचीन इच्छा है, क्योंकि यह दुनिया अंत में 2 भागों में अलग हो गई थी। इसके अलावा यह कहानी इतनी पुरानी है कि समझ पाना भी असंभव है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, इन तीनों ही दुनियाओं और 6 रास्तों में सदैव 2 शक्तियां रही और प्रत्येक का अपना उद्देश्य है सभी चीजों का अनंततः वर्ड में समा जाना। पर समय और युगों के बीत जाने के बाद रियलम की आत्माएं 2 शक्तियों के द्वारा एक साथ खींची गई, जिसके चलते स्वर्ग और पाताल लोक से 2 प्राणियों का जन्म हुआ। तुम इंसानों की वजह से मैं और एकमात्र सच्चा ईश्वर वह अस्तित्व में आया ह्यूमैनिटी को अपना बनाने के लिए और ह्यूमन सोल को नरिश करने के लिए। इसीलिए शून्य की दुनिया जहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे बताओ क्या यह तुम्हारा अंतिम डेस्टिनेशन है? अगर हाँ तो इस युद्ध में दुनिया के भाग्य का फैसला होगा और तुम्हें इसमें जीतना ही होगा। यह तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन है। मेरी इच्छा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। बस चलते रहो और लड़ते रहो मेरे प्लानिंग के दूत बनकर, वह जो मेरी शक्तियों को फैलाएगा, जो मेरी इच्छा का प्रतीक होगा। और एक ऐसी दुनिया को बनाओ जहाँ इन्फिनिटी के फॉलोवर्स हो, मुझे इसकी आवश्यकता है। जो सुनता हुआ डायल कहता है क्या दुनिया का अंत? ये तो तुम खुद और गॉड मिलकर भी कर सकते हो, फिर क्यों मनुष्यों को तुम्हारी लड़ाई लड़नी चाहिए? ये सब बोलता हुआ वह बहुत ही ज्यादा भड़क गया होता है और काफी कुछ उसे बोलने लगता है। जो सुनता हुआ वाइड के 2 गार्ड उसे अपने मुट्ठी के अंदर कुचलते हुए कहते हैं एरोगेंट इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर ऑफ वॉइड के सामने अपने दांतों को इस तरह दिखाने के? जिस पर कि डायल उसे रोकते हुए कहता है मुझे जवाब दो, आखिर सभी प्राणियों में केवल मनुष्य ही क्यों? यदि तुम लड़ना चाहते हो तो खुद लड़ो। तो वाइड उसे बताता है 2 दुनियाओं के बीच केवल इंसानी आत्माएं ही हैं जो कि पार कर सकते हैं, इसलिए तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे रास्ते पर चलकर। बदला और तुम्हारा फैमिली दोनों ही। डायल जो कि सुन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है तो वाइड उसे गोल्ड की पावर को दिखाते हुए कहता है तुमने सोने की शक्ति तो देखा ही होगा, यह आत्माएं ना जीवित है ना मरा हुआ, बस आपस में उलझकर चीख रहे हैं। वे अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे और केवल देवताओं के लिए फ्यूल का काम करेंगे और यह चीज सच्चे ईश्वर के आ जाने के बाद भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसकी शक्ति का वास्तविक रूप यही है। यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली के सोल भी उसी शक्ति का एक हिस्सा है। जिस पर कि डायल कहता है आखिर तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है और तुम कहना क्या चाहते हो? तो वाइड उसे वहाँ से भेजते हुए कहता है चलो मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक
और चीज को जोड़ता हूँ। जिस दिन सच्चे ईश्वर की खोज खत्म होगी और तुम्हारा बदला वह पूरा हो जाएगा, उस दिन। आगे हम समझ नहीं पाते हैं कि वह क्या बोलता है, बस हम डायल को देखते हैं जो कि वहाँ से जबरदस्ती भेजे जाने के कारण उससे चिल्लाते हुए बोल रहा था, नहीं नहीं, एक मिनट तो रुको। पर कोई फायदा नहीं होता है। उसकी आंखें एकदम से ही कहीं पर खोलता है जहाँ पर कि उसे देखते हुए कोई कहता है वह तो सच में दोबारा जिंदा हो गया है। तो साइमन कहता है यह तो काफी ही ज्यादा लाजवाब है, वाल्टर ने जो कहा था वह सच था। वहीं डायल चेयर से उठते हुए कहता है, तुम लोग हो कौन और यह जगह कौन सी है? जिस पर कि साइमन रूम से बाहर से उससे कहता है, गॉड किलर, मैं माफी चाहता हूँ, यह हमारी पहली मीटिंग है, पर फिर भी मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। हमें तुम पर विश्वास करने के लिए यह खुद से देखना होगा। यदि तुम सच में गॉड किलर हो तो तुम इससे आसानी से निपट सकते हो। यह लास्ट वार के वेपनों का स्पेशल मॉडिफाइड वर्जन है। इतना बोलते हुए वह डायल के सामने एक रोबोट को भेजता है जो सुन डायल तुरंत ही उस पर टूट पड़ता है। वहीं साइमन उसे देखते हुए सोच रहा था यह केवल एक ही बचा था, पर मेरी एम्बिशन। आगे वो कुछ बोल पाता तभी हम देख पाते हैं डायल उस रोबोट को बुरी तरह से तबाह कर दिया होता है। बाद में वह साइमन के पास जाते हुए कहता है, आखिरकार तुम सभी हो कौन? उसे इस तरह अपने सामने देख साइमन घबराते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ, हम लोग एक ही साइड में हैं। तो डायल कहता है, क्या सेम साइड में? आखिर तुमसे ये किसने कहा? जल्दी मुझे जवाब दो, मुझे बताओ क्या यह ईश्वर का सेनेटरी है? उसे इस तरह देख वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन आते हुए कहता है, यह कोई सेनेटरी नहीं है, यह नॉन बिलीवरों का ईस्टर्न बेस है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ईश्वर के खिलाफ गए सभी लोग इकट्ठा हैं। वैसे मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने तुम्हारे बारे में वाल्टर से सुनी थी, तुम सचमुच में उतने ही पावरफुल हो जितना कि उसने कहा था। मैं अभी का कमांडर हूँ ईस्टर्न बेस की, मेरा नाम हैना है। इसी के साथ हम उसके पास्ट में देखते हैं जहाँ पर कि वह किसी के साथ भाग रही होती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही कमजोर होने के कारण उसके साथ वाली लेडी वह जमीन पर गिर जाती है, जिसको कि छोटी हैना संभालते हुए कहती है, बड़ी बहन जल्दी करो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो वह पर्सन उससे कहती है, हैना मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और जितना दूर हो सके उतना सेनेटरी से दूर भागते रहना। ये सब बोलता हुआ वह हवा के बीच फ्लोट करना शुरू कर दिया होता है, क्योंकि गॉड उसके जैसे पूरी दुनिया से कई सारे इंसानों को अपनी ओर बुला रहा था। इन सारी चीजों को याद करता हुआ प्रेजेंट में हैना अपने मन में सोचते हुए कहती है, आखिर एक इंसान देवताओं के सामने क्या ही कर सकता था? केवल इंसान उनके लिए कीड़े के अलावा और कुछ नहीं था। भले ही तुम उनसे नफरत करो पर फिर भी उनसे लड़ना बेवकूफी होती। यहाँ तक कि मैं अनबिलीवरों के लीडर होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर अब यह आदमी उसने मुझे गलत साबित कर दिया है। इंसान अब पावरलेस नहीं है। अगर सच में यह वो है तो वह भविष्य जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं था वह सच हो जाएगा, इंसान स्वतंत्र हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं वह डायल से कहती है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इतना बोलते हुए वह उसकी ओर अपने हाथों को बढ़ाती है, लेकिन डायल उसे साइड करते हुए कहता है, वाल्टर वो कहाँ पर है? इसके अलावा मैं कैसे मान लूं कि यह अनबिलीवरों का बेस है? जल्दी से मुझे बताओ कि वह बुरा आदमी कहाँ पर है। तो हैना उसकी ओर कुछ करते हुए कहती है, वह थोड़ा सा बिजी है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि यह मैं तुम्हें दे दूं। साथ ही उसने कहा था इसे अपने साथ लेकर यहाँ वहाँ मत घूमना। उसने बहुत ही मुश्किल से इसे जलने से बचाया था। आखिर में उसने बताया था कि मैं तुम्हें कह दूं अब से यह तुम्हारा घर है। तो बताओ क्या अब हम एक ही साइड में हैं? कुछ समय बाद वह उसे एक रूम में ले जाती है और उससे बोली रही होती है, यह कोई बहुत बढ़िया कमरा तो नहीं है, लेकिन तभी उसकी बातों को काटते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनहना चौंकते हुए कहती है, ठीक है तो अपने कपड़े को बदल लो, और तुम्हारे ये बाल काफी बड़े बड़े लगते हैं, क्या मैं इसे थोड़े से छोटे कर दूं? उसके इतना बोलते ही सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर के डायल अपने ड्रेस को चेक करते हुए कहता है, यह कुछ ज्यादा ही टाइट है। तो है ना उसे बताती है, नहीं यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल ही किसी हीरो की तरह, चलो मेरे साथ आओ, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलते हुए वह जैसे ही उसे उसके रूम से बाहर निकालती है तो सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं, जिससे कि परेशान होता हुआ डायल अपने मन में कहता है, आखिर ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? इतना सोचने के बाद वह हैना से कहता है, हैना क्या ये लोग मेरे बारे में जानते हैं? हैना बताती है, हाँ तुम अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि हम सभी तुम्हें एक साथ देख रहे थे। तुम्हारे जागने के समय से लेकर लड़ाई खत्म होने तक तुम अब हमारी आखिरी होप हो। जो सुन डायल कहता है, क्या होप? नहीं, मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा है। शून्य की सेवा करने वाले प्राणियों ने मुझसे कहा, जिसने मुझे ये शक्ति दी वही एक दिन इस दुनिया को निगल लेगा, पर खैर मेरे पास उनकी शक्तियों को लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इसे होप तो कहना बिल्कुल ही बेकार होगा। है ना उसकी इस तरह की बातों को सुन कहती है, क्या तुम वॉइड की बात कर रहे हो? जिस पर कि डायल उससे पूछता है, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? वह बताती है, मुझे वाल्टर ने इसके बारे में बताया था, इसलिए चिंता
मत करो। अब दोबारा कभी भी वॉइड दोबारा अपीयर नहीं होगा। और तुमने तो अभी तक शायद इसे नोटिस भी कर लिया होगा, हमने तुम्हारे दिल के अंदर एक बम को लगा दिया है, इसलिए शांत हो जाओ। अगर ऐसा कभी भी दोबारा होता है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि यह साफ और सुव्यवस्थित रहे, समझ गए। डायल जो सुन अपने मन में कहता है क्या मुझे इसके लिए उसका आभारी होना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हैना कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें किसी के पास ले चलती हूँ। इतना बोलकर वह उसे वाल्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों से उसे पता चलता है कि वे लोग डिवाइन फेट यूनिटी को लेकर कुछ काम कर रहे हैं। जिसको देखता हुआ डायल कहता है आखिर ये है क्या, तुम लोग करना क्या चाहते हो। वाल्टर उसे बताता है यह तुम्हारे ब्लड से बना आर्टिफिशियली ऑर्गेनिज्म है। हम तुम्हारे ब्लड को इंजेक्ट करके अपने फिजिकल एबिलिटी को एक्सट्रीम तक तो पुश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डीमन के स्पेशल एबिलिटी को यूज करना वह असंभव है। पर फिर भी अगर तुम उनकी एबिलिटी को यूज करना चाहते हो तो उन्हें सबसे पहले अपने कंट्रोल में करना होगा। जिस पर कि डायल कहता है तो बताओ आखिर उन्हें कैसे कंट्रोल करने वाले हो। वाल्टर बताता है हमने तुम्हारे ब्लड से सीरम और ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रैक्ट किया है। इसी तरह वह बहुत ही बड़ा लेक्चर देता है, जिसको कि चलो छोड़ देते हैं। सीधी सी बात यह है कि वे लोग डायल के ब्लड को यूज करके आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म में डीमनों को समन कर सकते हैं, जिनको कि मार करके वे लोग डीमनों की एबिलिटी को पा सकते हैं। पर यह इतना भी आसान नहीं है। अब तक 140 कैंडिडेट में से केवल एक ही है जो कि सक्सेसफुल हुआ है, जो कि कोई और नहीं कैटी है। और वो फिलहाल के लिए अभी डायल के ब्लड को यूज करके बनाए गए नए ऑर्गेनिज्म के सामने होती है। साथ ही वो इसे लेकर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। वहीं बाहर बैठा एक बंदा उससे कहता है सीनियर क्या आप तैयार हो। कैटी बताती है हाँ मैं तैयार हूँ। तो वह बंदा कुछ चेक करते हुए कहता है इस बार डिफिकल्टी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जिन 3 डीमनों को पहले आपने सबड्यू किया था वे लो लेवल के थे, लेकिन ये वाला मिड लेवल का है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यह खतरनाक हो सकता है। इतना बोलते हुए वो उसके सामने उस ऑर्गेनिज्म को रिलीज कर देता है। वह कैटी उस बंदे की बातों को सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और उससे कहती है चलो मजा आने वाला है। इतना बोलते हुए वह डायल के ब्लड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और उसके ऐसा करते ही हम देख पाते हैं वह भयानक तरीके से एक जोरदार चीख को मारती है और प्लेग का नाम लेते हुए उस डीमन से लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार होती है। वहीं उसके सामने डीमन को हम देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपना आकार लेना शुरू हो गया था। साथ ही उसने अपने कई सारे सोल्जर तक को बना लिया था। वहीं बाहर बैठा क्यों कहता है उसकी ताकत लगभग 1 बैटेलियन के बराबर है, जबकि इधर वे डीमंस कैटी पर अटैक करना अब शुरू कर दिया होता है। पर कैटी बड़ी आसानी के साथ उन छोटे मोटे डीमनों को खत्म करता हुआ जा रही थी। साथ ही वो परेशान होते हुए लगातार आ रहे डीमनों को देखते हुए अपने मन में सोच रही थी अगर मैं इसी तरह लड़ती रही तो ये कभी नहीं खत्म होगा, तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है। ये सब सोचने के बाद वह एक ही बार में कई सारे डीमनों को खत्म करता हुआ असली डीमन के पास पहुंच जाती है और उसे देखते हुए कहती है चलो अब ये आखिरी बचा है। वहीं उसे इस तरह देखिए उस पर चिल्लाते हुए कहता है सीनियर रुक जाओ, हमारे पास उसे लेकर इनफ डाटा नहीं है। जो सुन कैटी उस डीमन को देखते हुए कहती है तब तो तुम्हें ये पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि हम देख पाते हैं वह डीमन अपने सर को खोलता हुआ एकदम से ही कैटी पर अटैक कर दिया होता है, जिससे कि किसी तरह कैटी उसके अटैक को अवॉइड करती है। साथ ही वो अपने मन में सोच रही थी यह बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती। इतना सोचते हुए वो काफी ही ज्यादा घबरा चुकी होती है, लेकिन तभी वह डीमन उसे काफी ही ज्यादा जोरदार हिट को देता है, जिससे कि कैटी किसी तरह बचते हुए वाल्टर की बातों को याद करती है, जिसने कि उससे कहा था याद रखना डीमनों की शक्ति को पाना किसी सफरिंग से कम नहीं है, क्योंकि हर इंसान की दर्द सहने की एक सीमा होती है। यदि तुम उस सीमा को पार कर जाती हो तो परिणाम केवल 2 होंगे, या तो तुम मरोगे या फिर वो डीमन तुम पर कब्जा कर लेगा। यह एक गैम्बलिंग है। ये सब सोचने के बाद कैटी वो अपने तीसरे डीमन ब्राज की पावर को यूज करते हुए कहती है अगर यह गैम्बलिंग है तो चलो इसे खेलते हैं। और आगे जैसे यह खुद को पुश करके वो लड़ने वाली होती है तभी वहाँ पर डायल आकर उसे अपने पावर को यूज करने से रोकते हुए उस डीमन को कई सारे टुकड़े कर देता है बिना किसी दिक्कत के और उसे बचा लेता है। बाद में उससे कहता है तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, क्या तुम दर्द के मारे अपने फैसले को लेने की एबिलिटी को खो दिया था। इसी के साथ वो उसे संभालता है। कुछ समय बाद जब वो अपने कमरे में अकेला होता है तो वो अपने फैमिली को याद करते हुए उस वॉइड की बातों को याद करने लगता है, जिसने कि उसे लास्ट में कहा था अगर काम पूरा हो जाता है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को ही आजाद कर दूंगा, सेम उसी जगह पर जहाँ पर कि तुम्हारी फैमिली पहले रहती थी। पर उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आगे की कहानी अब आप लोगों को अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगी, जो कि तभी आएगी जब आप लोगों का रिस्पॉन्स इस एपिसोड पर अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों बाकी तब तक के लिए आप लोग स्क्रीन पर वीडियो को देख सकते हो, एकदम ही जबरदस्त स्टोरी है।